हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। आज हम लोग करने वाले हैं मंजिल सीरीज का चैप्टर नंबर 11 और एक वन शॉट के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके अंदर हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, साथ ही देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसके अंदर सारी चीज होंगी, क्योंकि इसका नाम ही आप सभी जानते हो। चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को यह याद रखना है कि इससे पहले मैंने आप सभी को चैप्टर नंबर 9 कवर करा दिया है, चैप्टर नंबर 10 मैंने आप सभी को कवर करा दिया है। उससे आप सभी को 9 के अंदर पता लगा था रे ऑप्टिक्स के बारे में, काफी चीज आप सभी ने देखी। 10 के अंदर आप सभी ने देखा यहां पे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। यानी कि सर हमने अभी तक दो चीजों को देख लिया। एक चीज हमने देखा कि पार्टिकल नेचर देख लिया, दूसरा हमने वेव नेचर देख लिया। वेव नेचर के थ्रू हमने क्या समझा? वो सर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन हम लोगों ने देख लिया। और पार्टिकल नेचर की बात जब आती है, क्योंकि वेव नेचर जो होता है ना बेटा, वो शो नहीं कर पाया किसको? हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, साथ ही कॉम्पटन इफेक्ट को। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इंस्टेंटिनियस प्रोसेस होती है, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सारी चर्चाएं इसके अंदर करेंगे। तो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बार वीडियो को अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं इसके अंदर बताना चाहूंगा दो चीजें। देखो यार, ये चैप्टर है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस चैप्टर की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये चैप्टर क्या है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उससे पहले मैं आप सभी को यहां पे बताना चाहूंगा न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। आप सभी को पता है कि न्यूटन्स जो थे ना, अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट है। 1675 के अंदर इन्होंने अपनी ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है ये दी। अब इन्होंने क्या बोला? लाइट जो है ना बेटा, वो टाइनी पार्टिकल्स और उनसे मेडअप होती है। यानी कि सर वो जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है। और उन टाइनी पार्टिकल्स को इन्होंने नाम क्या दे दिया था? कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दे दिया था बेटा? उसको इन्होंने नाम दे दिया था कॉर्पस्कल्स, जैसा कि आप सभी ने यहां पे देख लिया। ये क्या नाम लिखा हुआ है? कॉर्पस्कल्स, इन्होंने उसको नाम दे दिया। अब इसके बाद में बात आई कि सर ये तो कॉर्पस्कल्स आप लोगों ने देख लिया, फिर इन्होंने कुछ और चीजें बोला कि ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ना बेटा, ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, अगर हम लोग बात करते हैं फ्री स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर, वहां क्या करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट की ट्रेवल करते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। चलो मान लिया गया। सबसे जो ड्रास्टिक स्टेटमेंट इन्होंने दिया ना, जिसकी वजह से ये जो थ्योरी थी उसको फ्लॉप साबित किया गया, वो ये था कि जब लाइट है वो डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है ना, तो वो बहुत तेजी से ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया और बाद में हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया कि भैया म्यू इज इक्वल टू क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा कि भैया म्यू इज इक्वल टू क्या होता है। बोला सर अगर हम लोग इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा? बोला सर इसको अगर हम लोग देखते हैं तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? C/V आप सभी का होता है, और V को अगर आप लोग लिखते हो तो C/μ हो जाता है। यानी कि भैया यहाँ पे आप लोगों का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोगों का अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि सर इसके अंदर क्या है। चलो, इसकी वजह से क्या हुआ? ये थ्योरी हमारी क्या है? वो फ्लॉप साबित हो गई। ठीक है बेटा। अब सबसे बड़ी बात की बात करते हैं यहां पे। बोलो सर ये तो हो गया था। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जो हमारे क्या थे? आइगेंस जी थे। अब इन्होंने भी चीजें बताना स्टार्ट किया, इन्होंने भी सारी कहानियां बता दी। फिर बाद में इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि यार जो हमारी लाइट है ना, वो क्या है? मैकेनिकल वेव है। अब भैया आप सभी जानते हो कि यार मैकेनिकल वेव है तो चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, और जब मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये फिर फ्री स्पेस और वैक्यूम के अंदर ट्रेवल होके आ गई है? तो इनसे पूछा गया कि बताइए भैया वो कौन सा मीडियम है? तो इन्होंने आनन फानन में उसका नाम बता दिया ईथर, कि भैया वो मीडियम क्या है? ईथर। और इसके बाद में इन्होंने वेव फ्रंट के बारे में बहुत सारी चीजों को बताया। यानी कि सर यहां से आप सभी को पता लगा वेव के बारे में। बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये लिखा हुआ ईथर की बात मैं यहां पे करता हूं। अब सबसे बड़ी बात देखना कि सर यहां से मुझे क्या हुआ? कंफ्यूजन हुआ कि क्या ये वेव नेचर शो कर रही है, पार्टिकल नेचर शो कर रही है? क्योंकि जब ये दोनों नेचर्स को शो कर रही है तो क्या हुआ? तो हमारे इस कहानी के अंदर आए डी ब्रॉयस जी और उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जब हमारी लाइट की बात करते हैं, जैसे आप सभी जानते हो कि यार इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब मूविंग होता है तो उसके साथ एक मैटर वेव एसोसिएट होती है। तो उसी तरीके से अगर हमारी लाइट जो रुकी हुई है वो किसकी तरह बिहेव करती है? बोला सर पार्टिकल की तरह। और जब वो चल रही है, मूव कर रही है, तो वो वेव की तरह क्या करती है? यहां पे आप लोग का बिहेव करती है। उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने बता दिया। बेसिकली क्या हुआ? बोला बेसिकली सर इसके अंदर इन्होंने बोला कि हमारे दोनों नेचर्स इसके होते हैं। रे की अगर बात करता हूं तो यानी कि सर हमारी लाइट है उसके क्या होंगे? दोनों नेचर्स होंगे, पार्टिकल नेचर्स भी होते हैं, और इसके अलावा कौन सा होगा? वेव नेचर भी आप सभी का शो करती है।
ये इन्होंने कहानी बता दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं और इन्हीं कहानियों को यहां पे देखते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स आप सभी के सामने आई है, इन टर्म्स को हम लोग देखते हैं और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यार देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि बेसिक टर्म्स की बात कर रहा हूं, एनर्जी ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं। देखो यार, आप सभी जानते हो कि लाइट की जब बात की जाती है तो जैसे एज यूजुअल आप सभी को यहां पे बोला था किसने, आप लोगों के न्यूटन जी ने 1675 के अंदर, कि ये हमारे क्या होते हैं कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दे दिया था, कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो यार आपको याद रखना है कि आप लोगों का एक फोटोन होता है ना, उसकी एनर्जी कितनी होती है। अगर एक फोटोन की बात करता हूं तो वो एनर्जी बराबर होती है E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है HF के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा, HF के बराबर होता है। और यहां पे H की बात की जाती है बेटा, इसको आप सभी क्या कहते हो, बोला सर इसको हम लोग बोल देते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट हम लोग इसको कह देते हैं। दिमाग में बैठ गया होगा अगर इसकी बात करता हूं तो, प्लांक्स कांस्टेंट। और इस प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है भैया, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और जूल सेकंड आप सभी का हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात, बोलो सर अगर यहां पे मैं इसको देखता हूं तो मुझे एक चीज बताओगे आप लोग कि एनर्जी जो है, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के है। यानी कि सर एनर्जी को हम लोग किससे एसोसिएट करेंगे, बोला सर फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और जितनी कम हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम हमारी क्या होगी, एनर्जी। क्यों, क्योंकि सर हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना बेटा, वो क्या होती है, बोले सर C/λ आप सभी की होती है। और अगर F की बात करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, लैम्डा के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, फ्रीक्वेंसी की जब बात की जाती है तो लैम्डा के। यानी कि सर जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका लैम्डा क्या है बेटा, ज्यादा है। तो ये कहानी हम लोगों को देखने को मिली। यानी कि एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितनी हो जाती है, HF हो जाती है। H की बात करते हो तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और सबसे बड़ी बात एक और, कि सर कहीं कहीं जब तक आपको बोलता नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर, जनरली वो क्या करता है, कुछ वैल्यूज को सेट करता है। कितने पे सेट करता है बेटा, वो आप सभी का सेट कर देता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बोलो राइट है। तो ये तुम्हारी क्या होती है, एनर्जी ऑफ लाइट की बात करते हैं, कितनी एनर्जी उसकी होती है। अगर मैं पावर की बात करता हूं तो क्या होता है बेटा, अगर पावर की बात की जाती है ना तो देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, बोले सर पावर की जब आप बात करोगे तो पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, टाइम। एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, टाइम आप सभी का होता है। और एनर्जी की बात करते हो तो आप मुझे बताइएगा कि ये कितने फोटोन्स की एनर्जी थी, बोला सर एक फोटोन की एनर्जी थी। क्योंकि भैया देखो HF लिखा हुआ है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बोला सर एक की है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास n नंबर ऑफ फोटोन्स है, n नंबर का मतलब क्या हुआ यार बेटा, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 हो सकता है ना, कितना भी हो सकता है। तो अगर है तो मैं उसको बोल देता हूं कि सर ये जो एनर्जी है ना, एक की ना होके मैं इसको लिख देता हूं NHF। यानी कि सर अब मैंने एक की जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया n से, और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया बेटा, टाइम कर दिया है। और ये तुम्हारी क्या हो गई, ये पावर। यूनिट क्या बन जाएगी, बोले सर इसकी यूनिट की बात करते हो तो देखो इसकी यूनिट अगर हम लोग देखते हैं तो वाट हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, वॉट। अब यार तुमसे कई बार न्यूमेरिकल में जो पूछा जाता है ना उसकी तरफ आइए। न्यूमेरिकल में आप सभी से पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड बताइए। क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड बताइए। तो n/t जो आपका है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर पावर डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, HF आप सभी का हो जाता है। ये आप सभी का क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स की बात है। क्या है बेटा, नंबर ऑफ फोटोन, क्या है, नंबर ऑफ फोटोन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड की यहां पे बात आ गई। कितना हुआ, इतना हुआ आप सभी का पर सेकंड की अगर बात करता है तो n/t इज इक्वल टू p/hf आप सभी का हो गया। ठीक है यार, मान लिया गया। अब सबसे बड़ी बात आती है सर इंटेंसिटी क्या होती है फिर। भैया इंटेंसिटी भी तो कुछ ना कुछ होगी। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो इंटेंसिटी क्या हुई, भैया सर इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई A इंटू टी, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम। यही हुआ, बोलो राइट है सर। अगर ऐसा है तो क्या हुआ, सुनना, बोलो सर एनर्जी है तो एनर्जी वापस कितनी हो जाएगी, बोलो सर NHF डिवाइडेड बाई A इंटू टी। अगर इसकी बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो गई है भैया, वाट, पावर हो गई ना भाई, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारी इंटेंसिटी की यूनिट चली गई। और क्या हो सकता है, बोला सर अगर मैं यहां पे कह देता हूं कि मेरा सोर्स फिक्स्ड है,
अगर मेरा सोर्स फिक्स्ड है तो आप मेरे को बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि सर सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। बोले सर बिल्कुल नहीं होगी। अगर मैं सोर्स को फिक्स कर देता हूं तो क्या होता है समझिएगा। बोले सर अगर मैं यहां पे सोर्स जो है उसको अगर फिक्स्ड कर देता हूं तो उस केस में क्या होगा। बोला भैया उस केस के अंदर सोर्स फिक्स्ड होने के केस में आप लोगों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सेम। एच आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है। एक ही एरिया की मैं बात करूं वो तो कांस्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट मान लीजिए। तो उस केस में इंटेंसिटी जो होगी ना बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, एन के। मतलब एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहे हैं कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे ना बेटा उतनी ही ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होने वाली है। यानी कि सर जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितना कम नंबर ऑफ फोटॉन्स है उतनी कम इंटेंसिटी होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि आप सभी जानते हो अभी आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखोगे जिसके अंदर आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये आपके क्या है कुछ फॉर्मूलेज है जिनको आप अपने पास रखिए समझने के लिए। चलते हैं आगे। आगे अगर मैं देखता हूं तो यहां पे बेटा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके किसके थ्रू। अभी मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन इमिशन बताता हूं कि किस तरीके से वो निकलता है। सबसे पहले देखो कि अगर ये आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, मान लिया गया सरफेस है। कौन सी सरफेस है भैया, ये तुम्हारी है मेटल सरफेस, ठीक है बेटा, इसको आप लोग बोलते हो मेटल सरफेस, ठीक है। मेटल सरफेस के अंदर कौन है भैया, बोला सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भैया ये कौन है तुम्हारे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लिया गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अब ये अपने आप तो इस सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि सर उसके पीछे का रीजन ये है कि जब ये इसको छोड़ के जाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि सर इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि जो इनका ये जो बॉन्ड है इनको ब्रेक करके चल जाए। इतनी एनर्जी इनके पास नहीं है कि ये क्या करें, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके चल जाए। तो क्या होगा, तो भैया जो बॉन्ड है इनको ब्रेक करने के लिए क्या चीजें होंगी, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, ये जो बॉन्ड्स हैं इनको ये डायरेक्टली क्या कर सकता है, ब्रेक नहीं कर सकता। तो ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो जाके ये क्या करेगा, ब्रेक कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सर अगर हम लोग इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। अब एनर्जी कहां से देंगे, बोल सर एनर्जी देने के लिए मैंने क्या किया, फोटोन जो है ना उसको इंसिडेंट कराया इस मेटल सरफेस के ऊपर। उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, कितनी है, HF के बराबर उसके पास एनर्जी है एक फोटोन के पास। और इसमें से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्जॉर्व करने के बाद में ये क्या करेगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे बड़ी बात एक और चीज आपको याद रखना है, जब भी किसी मेटल सरफेस की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, एक वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, वर्क फंक्शन आप सभी का होता है। क्या होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का मतलब है कि सर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि जो इसके लिए बाहर निकलने के लिए जरूरी है, अगर उससे कम है तो बात नहीं बनेगी, उससे ज्यादा आपकी एनर्जी होनी चाहिए। यानी कि वर्क फंक्शन का मतलब क्या हो गया है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है भाई। क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड की बात है, ठीक है बेटा। मान लिया गया है कि भैया मिनिमम एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। अब इसका मतलब क्या है, बोले सर इसका मतलब यह है कि अगर मैं वर्क फंक्शन को मिनिमम करता हूं तो उस केस में मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर ऐसा है तो देखिए इसको कंबाइंड करके अगर मैं लिखता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया काइनेटिक एनर्जी है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आइंस्टीन्स इक्वेशन। क्या बोल देते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन बोल देते हैं। करिए सॉल्व। देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं किसके बराबर होगा बेटा, ये आप सभी का बराबर हो जाता है E माइनस में वर्क फंक्शन। क्या हो जाता है, E माइनस में वर्क फंक्शन आप सभी का हो गया। अगर ये E माइनस में वर्क फंक्शन हो गया है तो क्या होगा, तो उस केस को आप लोग देखिए क्या हो गया, E माइनस में वर्क फंक्शन आप सभी का हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब तक एनर्जी आप सभी की ज्यादा नहीं है वर्क फंक्शन से तब तक इलेक्ट्रॉन्स इससे इजेक्ट आउट नहीं होगा। और अगर ऐसा करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी जब ज्यादा होगी ना तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, बोलो भैया काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो भैया HF माइनस में क्या हो जाएगा, HF नॉट। बोलो क्लियर है नहीं, HF माइनस में HF नॉट आप सभी का हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं, जल्दी से एक बार बताओ, क्लियर है मेरे भैया, क्लियर है। अगर इसकी मैं यहां पे बात करता हूं तो क्लियर है, अगर ये क्लियर है, क्या हो गया यार, ठीक है
चलो कोई ना, देखो ये है, अगर इस केस में मैं बात करता हूं तो एफ अगर ग्रेटर देन है एफ नॉट से, तभी जाके ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको आप लोग बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। इतनी फ्रीक्वेंसी तो आप सभी की होनी चाहिए, अदरवाइज ये बाहर नहीं निकलेगा। और यहां पे क्या है, ये आप सभी की होती है मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से निकालने के लिए इतनी तो चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बस, ये आप सभी का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। इसी को आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या बोल देते हो? इलेक्ट्रॉन इमिशन हम लोग इसको कह देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि सर और कैसे कैसे इसको बाहर निकाला जा सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो अब चाहो तो इसको वेव फॉर्म के यानी कि लैम्डा के रिस्पेक्ट में भी आप लोग देख सकते हो। कैसे? अगर यहां पे लिखोगे कि भैया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो भैया यहां से कॉमन ले लीजिए, एच सी यहां पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट आप सभी का हो जाएगा। बोल भैया है या नहीं है? बोल भैया है या नहीं है? बोलो क्लियर है? क्लियर है या नहीं मेरे भाई? क्लियर है? क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो क्या होगा बोलो सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी और डिवाइडेड, इनमें से मैं देखूं तो एच 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट है। तो ये आप सभी का क्या होता है, पूरा रिलेशंस होते हैं जिनको आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन इमिशन कितने टाइप के हो सकते हैं, किस किस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर सकते हो। तो इसके अंदर पहला टाइप आता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। मैंने ये पूरा समझा ही दिया आप सभी को, देखो ये रहा, ये पूरा का पूरा मैंने बता ही दिया है। यहां पे पहला होता है ना, वो होता है थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन का मतलब है कि आप लोग क्या कर रहे हो, मेटल सरफेस है उसको हीट कर रहे हो, और हीट करने पर क्या होगा कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स तक मिलेगी, और उसकी वजह से वो क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। जैसे अगर गर्म तवे के ऊपर मैं तुम्हें बिठा दूं तो क्या होगा, तो सर फट से उछल के जाओगे। तो वही कहानी इनके साथ है। यानी कि सर जब आप लोग क्या करोगे, गरम सरफेस के, जब गरम आप लोग क्या कर रहे हो, इसको कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो हीट क्या कर रही है, एनर्जी है, हीट एनर्जी उनको मिल रही है। तो मिलने पर क्या होगा, वो एक्साइटेड होंगे और वो क्या होंगे, उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन। सेकंड आप सभी का क्या होता है बेटा, इसको आप लोग बोलते हो फील्ड इमिशन। यानी कि आप सब क्या कर रहे हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो। क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सर ये आप लोगों का क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में आपने मेटल सरफेस को रख दिया है, ये आप लोगों का क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो क्या होगा बोले सर, उस केस के अंदर अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये क्या होगा बोले सर, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पुल्ड आउट होंगे, इस वजह से निकल जाएंगे। ठीक है, पुल्ड आउट होंगे। इसके बाद में एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो हमने अभी देखा है, जो इलेक्ट्रॉन इमिशन जिसको मैंने बोला, तो वही आप सभी का क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आप सभी का होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉन इमिशन था ना, इसी को आप लोग बोल सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या बोल सकते हो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आप सभी इसको कह सकते हो। ठीक है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आप सभी इसको कह सकते हो। क्लियर बात है? क्लियर हो गया सभी को? अगर हो गया है, इसके बाद में चौथा और होता है जिसको आप लोग बोलते हो सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन आप सभी का होता है चौथा टाइप का। क्या होता है बेटा, चौथे टाइप की बात करते हो तो ये आप सभी का हो जाता है सेकेंडरी इमिशन। क्या हो जाता है, सेकेंडरी इमिशन। बोलो भैया ये सेकेंडरी इमिशन क्या होता है बेटा, सेकेंडरी इमिशन का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी कोई मेटल सरफेस है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराते हैं, और बम्बार्डिंग कराने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इजेक्ट आउट करवाते हैं। समझे? ये आप लोगों का क्या होता है, सेकेंडरी इमिशन आप सभी का कहलाता है। इसके बाद में आता है जो हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो यार, इक्वेशन आप सभी को किसने दे दी थी, आइंस्टीन जी ने दे दी थी, लेकिन इसके बारे में जो हमें बताया था वो लिनार्ड जी ने बताया था। यानी कि हर्ट्ज और लिनार्ड ने हमें इसके बारे में पूरी चीजें, काफी बहुत सारी चीजें पता लगी थी उनसे। जैसे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें, लिनार्ड ने इसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस बताई, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, यहां पे एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर क्या किया, यहां पे एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगाई, और ट्रांसपेरेंट विंडो जो बनी हुई थी वो मटेरियल का नाम था क्वार्ट्ज। उसके पीछे का रीजन यह है कि क्वार्ट्ज की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो ज्यादा एनर्जी को क्या करता है, अब्सॉर्ब नहीं करता है। और उसके अलग, अगर मैं किसी और की बात करता हूं, उसके अलावा किसी और चीज की बात करता हूं, तो वो क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ये इफेक्ट है उतना इंपैक्टफुल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, क्वार्ट्ज लिया। अब इन्होंने यहां पे क्या कर दिया बेटा, एक मेटल सरफेस को ले लिया। ये तुम्हारी क्या है, मेटल सरफेस है। अब मेटल सरफेस है तो
इसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट होने के बाद में क्या हुआ कि सर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इससे इजेक्ट आउट होंगे। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा इसका पोटेंशियल है उसको बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपने क्या किया है, देखो ये रहा, इसका पॉजिटिव है उसको कनेक्ट कर दिया इससे, नेगेटिव को तुमने कनेक्ट कर दिया इससे, और यहां पे तुमने क्या लगा रखा, अमीटर लगा रखा। और अमीटर का काम क्या है कि सर अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी करंट आपको देखने को मिले तो आपको मिल जाए। अगर इसकी जगह तुम लोग गैल्वेनोमीटर देखना चाहोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आप सभी क्या देख पा सकते हो बेटा, कितना इसके अंदर आप सभी का क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। डिफ्लेक्शन आ रहा है तो करंट है, समझ में आई। अब ये क्या करेगा सर, ये हमारा पॉजिटिव से जुड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, इस पे ये नेगेटिव हो गया, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी वो तो यहां पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। और लेकिन सर कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी क्या है, कम है, और एनर्जी अगर उनकी कम है तो उस वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्लाउड बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, यहाँ पे क्लाउड बना लेंगे, सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे कहानी है ना कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, कि भैया ये घर से तो निकल गए हैं लेकिन ये धोबी का कुत्ता है ना, ये घर से घाट पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो घाट पे अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बोला सर ये जो यहाँ पे ऑलरेडी जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो क्या करेंगे, इनका रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या है, यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अब आपको पता है कि सर पहले इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे तो करंट होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट होगा। अगर करंट है तो उस केस के अंदर क्या हुआ कि सर सडनली जब हमने यहां पे हायर पोटेंशियल दे दिया तो उस केस में क्या हुआ कि ये क्लाउड है वो ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि सर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सभी को इसने अपनी तरफ बुला लिया, और बुलाने के बाद में क्या हुआ कि करंट की वैल्यू सडनली एक साथ इंक्रीज कर गई, सडनली इंक्रीज हो गई। और इंक्रीज होने के बाद में क्या हुआ कि सर ये क्लाउड है वो खत्म हो गया। अब मुझे बताइए, चाहे तुम लोग कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा दो या इंटेंसिटी ना बढ़ा के, मैं ये बोलता हूं कि चाहे मैं अब यहां पे कितना ही पोटेंशियल क्यों ना कर लूं, जितना यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वही यहां पे आएगा। ऐसा नहीं है कि सर एक साथ 1000 निकल के आ जाए, नहीं। यानी कि उस केस में तेरा करंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट। इस कहानी को यहां तक मैंने बताया, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ यहां पे रिलेशनशिप बता देता हूं। भैया देखो, आपने अभी क्या समझा था, अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाता हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, तो आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, बोले सर हमने देखा था कि इंटेंसिटी जो होती है ना बेटा, इंटेंसिटी की मैं बात करता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, एन के। यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उस सरफेस से बाहर निकलेंगे। और साथ ही एक चीज मुझे बताओ कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फोटॉन्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और खट से बाहर निकलते हैं। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ज्यादा क्या होगा भैया, करंट होगा। यानी कि सर यहां पे इंटेंसिटी जो होगी ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी बेटा, करंट की। किसके हो जाएगी, करंट के। तो इस वजह से इनके बीच में कौन सी रिलेशन आती है, लीनियर आप लोग की रिलेशन आती है। यानी कि सर इसका ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से। ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से आप सभी का ग्राफ आपको देखने को मिलता है अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो। ये आप लोगों का ग्राफ हुआ। अब सेकंड ग्राफ की तरफ आते हैं। सेकंड ग्राफ है ये कि सर आप मुझे एक चीज बताइए, आपने क्या किया, पोटेंशियल बढ़ाने लगे, पोटेंशियल बढ़ाने लगे। थोड़ा सोचना, इसको मैं अभी टर्म को बताऊंगा क्या है। बोल सर पोटेंशियल आप सभी ने बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू बढ़ने लगी। लेकिन सर जब आपने पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया पॉजिटिव के अंदर, तो उस केस में क्या हुआ, करंट एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और करंट की वैल्यू सडनली यहां से क्या हुई, एकदम से इंक्रीज होकर सैचुरेट हो गई। अब ये नहीं बढ़ रही। फिर मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो इंटेंसिटी की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और ये क्या होगा, फिर वापस से सैचुरेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, वापस से सैचुरेट हो जाएगा। यानी कि सर इस तरीके से क्या होगा, ये सैचुरेट होता रहेगा और आपकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहां पे, करंट यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे करंट कम होगा, यहां पे करंट कम होगा। लेकिन सर यहां पे एक वर्ड आया है माइनस वीएस, जिसको आप लोग बोल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया ये जो माइनस का होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का सीधा सीधा मतलब यह है कि सर वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसको अगर मैं इस प्लेट पे अप्लाई करूं तो उसके बाद में जो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी वापस चले जाएं। क्यों? क्योंकि सर नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और जब वो रिपेल करेंगे तो उसकी वजह से वो क्या होगा, वापस चला जाएगा। क्या होगा बेटा, वो वापस चला जाएगा। यानी कि मुझे क्या करना है, इसके अंदर करंट की वैल्यू को जीरो करना है। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है सर, वो पोटेंशियल जिसके ऊपर हमारा जो सर्किट है उसके अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। करंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको आप लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं, या रिटार्डिंग पोटेंशियल भी आप लोग उसको कह देते हैं। समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? तो ये आप लोगों का है वो पोटेंशियल। अब यहां के बाद में नेगेटिव से तुम पॉजिटिव आने लगोगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से उसकी तरफ आएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा करंट यहां पे देखने को मिलेगा।
अब मान लीजिए मैं ये कहता हूं सर मैं इंटेंसिटी को सेम रखता हूं, मेटल सरफेस को अलग अलग कर लेता हूं, तो भैया अलग अलग मेटल सरफेस का क्योंकि वर्क फंक्शन अलग अलग होता है और उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, तो मान लीजिए ये अलग पहली वाली सरफेस थर्ड सरफेस है, सेकंड है या थर्ड है, तो भैया थर्ड वाली का सबसे ज्यादा होगा, सेकंड वाली का उससे कम, इससे कम, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये तुम्हारा क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस करंट का है। करंट तो तुम्हारा क्या रहेगा ऑलमोस्ट सेम रहेगा क्योंकि इंटेंसिटी तुम्हारी सेम है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, तो वो इंटेंसिटी आप लोगों की क्या रहने वाली है सेम रहने वाली। अब यहां पे देखो अगर फोटो जो आपका इफेक्ट अगर मैं पोटेंशियल का देखूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल का, तो क्या होगा थोड़ा सोचना कि भैया यहां पे क्या हुआ। यार एक चीज मुझे बताओ, यहां पे इसको बताने से पहले मैं एक रिलेशन आप सभी को कराना चाहूंगा। वो रिलेशन क्या है समझो भैया। आप मेरे को एक चीज बताओगे, मैं यहां पे बनाना चाहूंगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। क्या बनाना चाहूंगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मैं बताना चाहूंगा फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। बोला सर ऐसा क्यों है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो भैया देखो सीधा सिंपल लॉजिक है। क्या है सुनो, मैंने ये बोला भाई कि अगर आप लोग बोलते हो काइनेटिक एनर्जी, तो हमने क्या पढ़ा था, बोला सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर ये होता है एच एफ माइनस में क्या होता है वर्क फंक्शन, यही था। और अगर मैं ये कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी को मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूं, तो इसको अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलता हूं तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी आप सभी का हो जाता है, एम एक्स प्लस सी आप सभी का हो जाता है। तो मेरे भाई यहां पे आप जानते हो कि एच एफ जो है वो कौन सी एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एक्सिस के ऊपर है, इसके ऊपर, और भैया ये तुम्हारा क्या सी है माइनस है, यानी कि सर अगर ये माइनस है तो मुझे एक चीज बताइए, तो मैं क्या बनाऊंगा इसको, अगर वर्क फंक्शन को देखता हूं तो माइनस सी, यानी कि सर सी का मतलब क्या है माइनस के ऊपर देखना है इसको। देखो सबसे पहले मुझे बताओ कि आप लोगों का क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, बट सर इसको आप लोग बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको पीछे ले जाओ, पीछे लेके जाओगे तो ये तुम्हारा क्या होता है वाई इंटरसेक्ट होता है, जिसके ऊपर आप सभी का क्या होगा वर्क फंक्शन, क्योंकि आप लोगों का क्या है ये वाई इंटरसेक्ट है माइनस का है, तो ये कहां होगा तुम्हारा इसके ऊपर होगा, और ये तुम्हारी क्या होती है बेटा, इसको आप लोग बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप सभी इसको बोल देते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको आप लोग बोल देते हो। अगर मैं यहीं पे बात करूं किसकी, देखो यहां पे, अब मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि सर अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का बनाना चाहोगे, कैसा बनेगा थोड़ा सोचना यार। देखो आपकी रिलेशन क्या थी, बोला सर काइनेटिक एनर्जी जो थी इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर एच एफ माइनस में क्या होता है वर्क फंक्शन, ठीक है बेटा। और अगर मैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो क्या है, बोला भैया काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। बोले सर काइनेटिक एनर्जी निकालने का सीधा सीधा तरीका था कि सर आप जानते हो कि पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से दिखा रहा हूं, तो ये क्या होता है वर्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, और चार्ज की बात है तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो यहां पे वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले सर ईवी नॉट हो जाएगा, और ईवी नॉट हो जाएगा तो यही वर्क डन किसमें है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, तो ईवी नॉट आप सभी का हो गया, यानी कि सर इसको मैं रिप्लेस कर दूं ईवी नॉट से, तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर एच एफ माइनस में क्या हो जाएगा फाई नॉट। अगर ऐसा है तो भैया यहां पे V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर H बाई E है, F है, माइनस में क्या हो जाएगा फाई नॉट। भैया यहां पे इसको वापस बना लो, Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन ले लो, तो भैया Y क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल आप लोगों का क्या है Y एक्सिस के अंदर है, ये रहा, आप लोगों का X एक्सिस के अंदर कौन है फ्रीक्वेंसी है, ये रही, और आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आप सभी का हो जाएगा, यहां पे E इसके नीचे आ जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा फाई नॉट बाई E आप सभी का हो जाता है, फाई नॉट बाई E आप सभी का हो जाएगा। ठीक है बेटा क्लियर है। अगर क्लियर है, मैंने क्यों लिखा ई लिखा, क्योंकि बेटा आज आप लोग क्या कर सकते हो एच एफ नॉट की फॉर्म में इसको लिखोगे तो बाकी आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। मैंने ई को इसके नीचे लिया जिससे आपको पता लग गया है, ऑलमोस्ट क्या है ये कांस्टेंट है। यहां पे जिसका वर्क फंक्शन देखो आप सभी जानते हो कि जो वर्क फंक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, यानी कि यहां पे अगर वर्क फंक्शन ज्यादा की बात करोगे तो सेकंड वाले का क्या है वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है। क्या है वर्क फंक्शन की जब भी बात करोगे तो सेकंड वाली जो है ना उसका वर्क फंक्शन क्या है सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया, तो वर्क फंक्शन की बात करोगे तो सेकंड वाली का क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट वाली का क्या होगा उससे कम होगा, यानी कि यहां पे आप सीधा सीधा देखोगे कि वर्क फंक्शन ऑफ टू ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन ऑफ फर्स्ट। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, ये जो सवाल मैंने कराया था ना इंटरसेक्ट वाला, कहां गया यार, ये सवाल मैंने आपको कराया है, ये आया है आप लोगों का किसमें आया था, ये एडिशनल सैंपल पेपर है ना सीबीएसई का, जो एडिशनल सैंपल पेपर है उसके अंदर ये सवाल देखने को मिला। एडिशनल सैंपल पेपर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, क्लियर बात है, क्लियर है मेरे भैया, एडिशनल सैंपल पेपर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं जिसके अंदर ये देखने को मिला है।
अब इसके बाद में हमारी जो आती है ना बेटा, वो आता है हमारे डी ब्रॉयस की हाइपोथेसिस की। सर उन्होंने क्या दिया था यार? देखो, डी ब्रॉयस साइंटिस्ट अपने आप में बहुत बड़े थे, इन्होंने हमें ड्यूल नेचर के बारे में बताया था और इन्होंने हमें काफी चीजें बताई थी। अब जैसे आप सभी अगर इसको देखना चाहते हो तो इन्होंने क्या किया था, दो इक्वेशंस को। अब यहां पे एक चीज और आती है सर, वेव थ्योरी जो है ना वो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताने में असमर्थ रही थी। क्यों? क्योंकि सर आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी अगर सारे वेव अगर उसके ऊपर आ रही है तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलने चाहिए, जबकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप निकल रहे हैं। यानी कि सर पहले एक निकला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। क्यों? क्योंकि सर उससे आप लोगों को पता लगता है कि वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। जब पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तब, तो पार्टिकल नेचर के केस में क्या हुआ कि जब भी आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है, जब भी आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है तो कैसे निकलेगा? बोला सर फोटोन जब उसको अपनी एनर्जी देगा तो वो बाहर निकलेगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, देखो आप लोगों की दो एनर्जी की इक्वेशन होती है। एक आप सभी की किसने दी थी भैया? मैक्स प्लैंक ने दी थी, ये जो थी। और दूसरी आप लोगों को किसने दी थी बेटा? ये हमारे आइंस्टीन जी ने आपको दी थी। अगर ऐसा है तो बेटा आप देखिए एच एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? एम सी स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। और एम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? बोला सर एच एफ डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अगर यहां पे लिखते हो तो क्या हो जाएगा? एफ सी और सी स्क्वायर लैम्डा। भैया ये गया क्या हो जाएगा? बोला सर एच डिवाइडेड बाई सी लैम्डा आप सभी का हो जाता है। ये तुम्हारा क्या हो जाए? एम। अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग है तो उस केस में उसके साथ एक मैटर वेव एसोसिएट होती है। यानी कि सर अगर वो उसका मास एम है, वी वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका मोमेंटम भी होगा। यानी कि पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एम वी। जबकि यहां पे किस स्पीड से जा रहा है? सी से। तो ये क्या हो जाएगा? एम सी आप सभी का हो जाएगा। एम की बात करोगे तो एच सी बाई लैम्डा हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा? सी। तो सी से सी गया, क्या आ जाएगा? एच अपॉन में लैम्डा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पी। यानी कि ये मोमेंटम हो गया, ये तुम्हारा मोमेंटम हो गया। यानी कि सर यहां से अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू निकालता हूं तो एच अपॉन पी आप सभी का हो जाता है। अगर इस पी को भी सॉल्व करना है तो आप लोग रख के सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप सभी जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अगर इसको निकालते हो तो क्या हो जाएगा? बोलो सर ये आपका हो जाता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी आप सभी की हो जाएगी। 2m काइनेटिक एनर्जी आप सभी की हो जाती है। बोलो क्लियर है या नहीं है भैया? क्लियर है या नहीं है? एक बार बता दीजिए क्लियर है। अगर क्लियर है तो इसी को और लिखना चाहते हो तो एक फॉर्मूला और बन जाता है। वो ये है कि सर देखो अभी अभी आपने काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा था, क्या था? ईवी नॉट के रेस्पेक्ट में था, लेकिन मैं यहां पे क्यू के रेस्पेक्ट में लिख लूं तो क्या हो जाएगा? तो सर अंडर रूट के अंदर 2m क्यू वी आप सभी का हो जाएगा। अगर ऐसा है तो लैम्डा इज इक्वल टू अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? तो सर लैम्डा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप लोग निकालते हो तो ये हो जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है? अंडर रूट वी। और किसके अंदर आ जाएगा बेटा? एंगस्ट्रॉम के अंदर। अगर इसी तरीके से लैम्डा की बात करते हो तो ये आ गया। अगर आप फोटोन के लिए निकालते हो तो अलग है। देखो यहाँ पे फोटोन का भी दे रखा है, ड्यूट्रॉन का भी दे रखा है और अल्फा पार्टिकल का भी दे रखा है। तो इसलिए आप सभी को क्या करना है? इसको इसी के अकॉर्डिंग चलाना है। तो ये आप सभी का किसके लिए होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के लिए है। सीधा सीधा अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे H की वैल्यू रखी है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है और अंडर रूट V जो है ना वो आपका ऐसे की ऐसे ही है। तो ये आप लोगों को किसने दिया था बेटा? ये जो बेसिकली दिया था डेविस जर्मर ने, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर ये चीज आप सभी को प्रोवाइड की थी। तो इसलिए आप लोगों को इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बहुत कम टाइम में, लगभग आधा एक घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर है उसको रिवाइज करा दिया है। अब इसके बाद में मैं आप सभी के लिए बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं एमसीक्यू सीरीज, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो डोंट वरी, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पिछले साल 500 प्लस सीरीज कराई थी जिसके अंदर टॉप क्लास सवाल थे, वही यहाँ पे अभी तुमने यहां से पूरी थ्योरी को कवर कर लोगे। उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात है। प्रैक्टिस हम लोग दबा के करने वाले हैं। ठीक है बेटा? क्लियर है? अगर आप लोग हमारे साथ एनरोल होना चाहते हो, तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो तो Y485 जो ये कूपन कोड है इसको लगा के हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। ठीक है बेटा? उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे क्या कर सकते हो? मेल। इसके अलावा और क्या बोला सर? इसके अलावा अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो? अड्डा247 की जो कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा? वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ है उसको ले सकते हो। ठीक है बेटा? सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। सभी को मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशन में। बाय बाय टू ऑल।